स्टेज में मौजूद जितने भी हमारे साथी हैं उनसे इजाज़त लेके मैं शुरू करता हूं। शुरू मैं इस तरीके से करना चाहता हूं कि आप और हम लोग जिस वजह से यहाँ आज जमा हुए हैं वो हर एक शख्स जो है किसी न किसी अपने दिल के कोने के अंदर में वो नेताजी के ताल्लुक से या नेताजी के लिए मोहब्बत का अंबार रखते हैं और कहीं ना कहीं जहनो दिमाग में ये सोचते हैं कि नेताजी एक न एक दिन आएंगे। ये अलग बात है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी और हमारी जो मोहब्बत है वो कहने पर मजबूर करती है और जो मुल्क का माहौल है, दुनिया का माहौल है, वो ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर नेताजी आएंगे तो हमारे देश में ये बदलाव आएगा। इस वजह से हम लोग नेताजी का इंतजार करते हैं और हमारा आने वाला नस्ल भी इंतजार करेगा, उसका आने वाला नस्ल भी इंतजार करेगा। ये कोई गलत बात नहीं है कि इंतजार करना, हम तो इंतजार करेंगे ही। और मैंने उसी तर्ज पर एक उन्वान बनाया कि आज अगर नेताजी होते तो क्या होता। और सुदीप दा भी बैठे हुए हैं, उनसे एक बात मैंने जिक्र किया था कि जो आईएनए के जो लोग थे, आईएनए के जो ऑफिसर्स थे, जो सिपाही थे, वो लोग इंडियन आर्मी में क्यों नहीं आए या उनको इंडियन आर्मी में रिक्रूट क्यों नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है और मेरे ज़हनो दिमाग में हमेशा घूमते रहता है। ब्रिटिश की लाई हुई जो कानून है, जो तरीकाकार है, आज भी उसी तरीके कार में सब कुछ क्यों चलता है। कोर्ट में जाओ तो ब्रिटिश जैसा, पुलिस में देखो तो ब्रिटिश जैसा, मिलिट्री में देखो तो ब्रिटिश जैसा। ये सवालात है, मुझे मालूम नहीं है कहां तक सही है और कहां तक गलत है कि आज अगर नेताजी रहते तो क्या होता। तो सबसे अव्वल बात यह है कि आज अगर नेताजी रहते तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। कि आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं इस बात पर कि अगर नेताजी रहते इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता, ना हिंदू खतरे में होता, ना मुसलमान अपने आप को डरा हुआ महसूस करता। तो नेताजी रहते तो मुल्क का बंटवारा कभी नहीं होता। तो मैंने इसको कलमबंद किया है कि मैंने क्या क्या सोचा है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं जो बात करूंगा इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, वो आंकड़े आपके सामने आना बहुत ही जरूरी है। और के साथ साथ एक बात कहना चाहूंगा कि आपको अपनी बात कहने के लिए बहुत सारी चीजों का कुर्बानी देना पड़ता है अपनी बात कहने के लिए। हमारे जो अकाबिर रहे, हमारे जो बड़े बड़े उलमा इकराम रहे, ऐसी ऐसी जगहों में जाकर के दीन की तबलीग किया उन्होंने जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी जगहों में जाकर के दीन की तबलीग, लोगों को रास्ते में लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइस। उन्होंने सोचा नहीं कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने ये बात का कभी भी तसव्वुर में नहीं लाया कि हम समाज में जाएंगे तो हमें रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी बात को रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मैं क्या सोचता हूँ, तो सबसे पहले जो है मैंने बंटवारे के ताल्लुक से कहा। दूसरी बात, जो बंटवारे की वजह से कितने लोगों की जाने गई, वो अगर बंटवारा नहीं होता तो वो जाने नहीं जाती। आज भी जाने जा रही हैं, आम लोगों के भी जाने जा रही है और जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी भी जाने जा रही है, इधर की भी उधर की। अगर नेताजी होते तो दोनों तरफ के लोग खुशहाल होते और दुनिया हमारे कदमों तले हो। आज अगर नेताजी होते तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इकोनॉमिक सिस्टम चलाने वाले हम लोग होते। क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में हमारा जो जीडीपी था वो लगभग 27% हुआ करता था। तो आज अगर नेताजी होते, दुनिया की जो इकोनॉमी हम चलाते, न हम किसी बैंकिंग एलिट्स के इशारे पर काम करते। आप लोग जानते हैं कि दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है वो चंद लोग चलाते हैं और उनका चलाने का तरीका ये है कि वो लोग अपने लोन और सूदी निजाम को जिस तरह से फरोग देते हैं, उसके वजह से अलग अलग मुल्कों को इतना पैसा दे देकर उनको सूद के अंदर, उनको इंटरेस्ट के अंदर उनको लेकर आते हैं और उसी इंटरेस्ट के अंदर लाने के बाद उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी पॉलिसीज को उनके ऊपर थोपते हैं। ये है बैंकिंग एलिट्स का तरीका और आज भी बैंकिंग एलिट यही कर रहे हैं। चंद लोग दुनिया की जो पूंजीपति है और दुनिया के जो निजाम है इकोनॉमिक सिस्टम, उसको चलाते हैं। अगर नेताजी होते तो देश आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो गरीबी रेखा है, वो 107वें स्थान में आज भारत है। 97 हुआ करता था कुछ दिन पहले तक, आज 107वें स्थान पर है। अगर नेताजी होते तो ये ना होता। अगर नेताजी होते तो सिर्फ 10% लोगों के पास 77%, हमारे देश की बात कर रहा हूँ,
10% लोगों के पास 77% जो वेल्थ है वो उनके पास नहीं होता। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता और सरमायादाराना निजाम है उसको फरोग नहीं दिया जाता। आज देखिए कोरोना के वक्त में किसने कमाया? आप जानते हैं, जो यहाँ की जो सबसे बड़ी जो पूंजीपति है वो हर एक घंटे में 60 करोड़ रुपया हर एक घंटे में उन्होंने इनकम किया। जिस वक्त लोग मारे मारे फिर रहे थे, लोग रेडी नहीं लगा रहे थे, लोग ठेला नहीं चला पा रहे थे, उस वक्त ये शख्स 60 करोड़ रुपया पर घंटे इनकम कर रहा था। अगर नेताजी होते, ये जो फीमेल फेटिसाइड है, जो गर्भपात, ये गर्भपात 1 करोड़ गर्भपात होता हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ हर साल। 1 करोड़ बच्चों का जान लिया जाता, उनको हमल में रहने के वक्त में उनको नुकसान कर दिया जाता। अगर नेताजी होते तो ये नहीं होता। अगर नेताजी होते तो ये जो एबॉर्शन का जो मामला है इतना ज्यादा नहीं होता। और इसके वजह से आप लोग जानते हैं कि हर दिन 10 महिला की जान जाती है, हर दिन हमारे देश के अंदर इस गर्भपात की वजह से। अगर नेताजी होते तो भारत में हर 16 मिनट में एक बलात्कार नहीं होता। अगर नेताजी होते, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा तस्वुर है, ये मेरा सोच है, मुझे ये बात कहने में कोई नहीं रोक सकता कि भारत में आप लोग जानते हैं हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता। अगर नेताजी होते तो 27 से 28 हजार बालिग औरतों के साथ दुष्कर्म का मामला पेश नहीं होता, बालिग औरतों के साथ, और लगभग 5000 छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला पेश आता है इस देश के अंदर। अगर नेताजी होते तो ये नहीं होता। अगर नेताजी होते तो हर दिन 109 बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता। लगभग 7000 हमारी बहनें हर साल जहेज की वजह से मारी जाती है। आप लोग जानते हैं कि जहेज का प्रथा जो है आज तक जिस तरह से दीमक की तरह खाई जा रही है सोसाइटी को, 7000 हमारी बहनें इसकी बलि चढ़ती। लगभग 40,000 किडनैपिंग्स होते हैं इस देश के अंदर, हर साल 40,000 किडनैपिंग्स होते हैं, और उसमें लगभग 11,000 बच्चों का कोई पता नहीं चलता है, वो वापस आते ही नहीं। 10 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र में मारे जाते हैं। अगर नेताजी होते तो हमारे बोलने की आजादी नहीं छीनी जाती। आज हर जगह गैग किया जा रहा है, आज हर जगह रोका जा रहा है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को रोका जा रहा है, हमारी बोलने की आजादी छीनी जा रही है। अगर नेताजी होते तो ये नहीं होता। अगर नेताजी होते तो ये नाम नेहाद महामारी, ये लोग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स के साथ इस महामारी को हमारे ऊपर नहीं लाद सकते। जबरदस्ती फार्मा कंपनीज के इशारे पर इस तरह के दवाओं को डाला गया उनके अंदर, जो ट्रायल फेज में हुआ, और ट्रायल की कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। जबरदस्ती लोगों को ठूसा गया, लोगों के अंदर डाला गया। अगर नेताजी होते तो ये नहीं कर पाते लोग। आज कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर जिस तरह से लोगों को दवाएं जबरदस्ती उनके अंदर डाली जा रही है, नेताजी होते तो ये नहीं होता। फार्मा माफिया, मैं डॉक्टर साहब अभी बोल के गए हैं, ढांक कर बोल के गए, मैं उसको फार्मा माफिया बोलता हूं। और डॉक्टर्स के ताल्लुक से आप लोग अभी सुने हैं कि डॉक्टर्स लोगों को बहुत सारे गिफ्ट दिया जाता है, उनको इंटरनेशनल टूर पर भेजा जाता है ताकि उनकी कंपनियों की दवाओं को वो लिखें। क्यों? अगर नेताजी होते तो ये नहीं होता। जो लोग आज इंटरनेशनल बैंकिंग एलीट्स के साथ मिलकर इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नेताजी होते तो नहीं होता। हमारी देश की इकोनॉमी जिस तरह से बर्बाद की जा रही है, हमारी देश की मिल्कियत को जिस तरह से बेचा जा रहा है, अगर नेताजी होते तो ये नहीं होता। इस देश के नेता जो फॉरेन एजेंट्स के साथ मिलकर इस देश को डिजिटल गुलामी, सर्वेलेंस सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग लोगों को जिस तरह से अपनी चपेट में, जिस तरह से पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नेताजी होते तो ये कभी नहीं होता। जो लोग जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, आप लोग जानते हैं कि आज बाजार में जो चीजें, जो खाद्य की जो सामान है, फूड, उसके अंदर उसको जेनेटिकली तैयार किया जा रहा है। चावल, दाल, आटा, गेहूं
और फल सब्जियां सारी चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके तैयार किया जा रहा है ताकि आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाए, तो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर नेताजी होते तो ये कभी नहीं होता। अगर नेताजी होते तो हमारे देश के वेदर सिस्टम को कभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते। आप लोग जानते हैं, ऊपर में देखते हैं तो लोग बचपन में बोलते हैं ये प्लेन का धुआं है, और लंबी लाइन देखते हैं, वो एक्चुअली लंबी लाइन नहीं है, वो एक्चुअली केम ट्रेल्स किया जा रहा है, केम ट्रेल्स, जिसके जरिए से गलत तरीके से केमिकल छिड़काव किया जाता है। केम ट्रेल्स के जरिए से लोगों को बीमार बनाया जा रहा है और वेदर को मॉडिफाइड किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं सऊदी अरब के अंदर जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, कभी आपने सुना था सऊदी अरब के अंदर बारिश के ताल्लुक से? आज जिस तरह से सऊदी अरब को और दुबई के अंदर बोल बोल कर बारिश लाया जाता है, बोल बोल कर बारिश लाया जाता है, आप लोग हैरान हो रहे हैं कि ये बारिश तो अल्लाह ताला का देन है। आप लोग जरूर इस बात पर सोच रहे होंगे कि बारिश, हवा और वगैरह वगैरह। आप लोगों को याद करा देना चाहता हूं कि 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, तो उस वक्त में बीजिंग में बहुत भारी बारिश होने के इम्कान थे। उन्होंने वेदर को मॉडिफाई करके बीजिंग की जो बारिश होने वाली थी बीजिंग के अंदर, उसको घुमा दिए थे। अमेरिका जब वियतनाम वॉर लड़ रहा था, उस दौरान अमेरिका केमट्रेल्स के जरिए से वेदर में केमिकल का छिड़काव किया। ये आज भी मौजूद है। उनको ट्रीटी साइन करना पड़ा कि वो केमिकल का आइंदा छिड़काव नहीं करेंगे। यानी वेदर को मॉडिफाई किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? ताकि आप बीमार हो जाए। जानिए, जानने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, आप जान पाएंगे कि आपको जबरदस्ती क्यों ठूसा जा रहा है, आप जबरदस्ती क्यों लगाई जा रही है, आपके बच्चों को क्यों दवाएं दी जा रही है। आप तो नहीं चाहते हैं, आप स्कूलों को जबरदस्ती किया जा रहा है। स्कूल के अंदर आपने कभी सुना था रुबेला नाम का कोई मर्ज आया है? अचानक ये रुबेला कहां से आ गया? कौन सा मर्ज है? कितने लोग मारे गए हैं? कितने लोग इसके चपेट में आए हैं? जबरदस्ती क्यों की जा रही है? जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई भी दवा, कोई भी चीज, हम क्या खाएं, क्या पहने, कैसे सोए, कैसे ओढ़े, ये तो मेरा मूलभूत अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि संविधान ने मुझे दिया है। आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, दवा लगाऊं। ये क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर? शौकत भाई बैठे हुए हैं, इस बात पर गौर करेंगे अपने बातों से कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर, क्यों जबरदस्ती की जा रही है, क्यों एक्सप्लॉइट किया जा, किनके इशारे पर किया जा रहा है। तो अगर नेताजी होते तो हमारे बच्चों को गिनी पिग या लैब रैट की जैसा इस्तेमाल नहीं करते। यानी जो ट्रायल दवाएं हमारे बच्चों को दी जा रही है, आज नहीं, कल नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या आने वाला नस्ल पर क्या उसका असर होगा, आपको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। तो क्या करिएगा? कैसे अब आप जवाब दीजिएगा? हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। हमारे मस्जिदों से कोई गाइडलाइंस नहीं पेश की जाती है। अफसोस की बात है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मगर हमारे पास वो ताकत नहीं है हम अपने उम्मत को, अपने लोगों को मस्जिदों से गाइडलाइंस पेश करें या गाइडलाइंस दे कि ये ना करो, वो ना करो। क्यों? हम जिस मदरसे से पढ़े हैं वहां तो कोई लैब नहीं हुआ करता था, वहां कोई रिसर्च फैसिलिटीज नहीं हुआ करता था या करता है। तो हम किस तरह से साइंटिफिक बातों पर रोशनी डालेंगे? मान ले भाई कि हमने रिसर्च नहीं किया है, तो आपकी साइंटिफिक चीजों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो आप कितने बड़े कुछ भी हो जाएं। आप कितने बड़े नेता हो जाए, कितने बड़े दाढ़ी रख ले, कितना बड़ा जुब्बा पहन ले, अगर आपने साइंटिफिक चीजों पर रिसर्च नहीं किया है, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने ही तो डार्विनियन थ्योरी को पढ़ाने में नहीं रोका ना मस्जिदों से। आपने सुना है कभी डार्विन की थ्योरी पढ़ाने के लिए मना किया गया है? क्या बंदर से इंसान बना है? आप मानते हैं बंदर से इंसान बना है? तो फिर आज बंदर से इंसान नहीं बन रहा है तो पहले कैसे मान ले? हम तो मानते हैं, हमारा ईमान है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। ये तो ईमान का हिस्सा है। बाकी दीगर साइंटिफिक और मेडिसिनल, प्रॉफिट मेडिसिन, तिब्ब नबवी के ताल्लुक से आपने कितना सुना? आपने वाज़ व नसीहत मस्जिदों के अंदर तिब्ब नबवी के ताल्लुक से कितना सुना कि प्रॉफिट मेडिसिन क्या है? कितना सुना? क्या ये कुरान हदीस का हिस्सा नहीं है? मगर जानकार होंगे तभी ना बताएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं सब लोग अनपढ़ हैं या कोई नहीं जानता,
बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग रोशनी भी डालते हैं, उनको सलाम है मेरा। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या दवा लगवाएंगे, हेल्थ अथॉरिटीज ये हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मूलभूत अधिकार है हमारे पास जो संविधान ने दिया है। हमें देश की संविधान ने वो अधिकार दिया है, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या दवा खाएं, क्या खाना खाएं, कैसे रहें, कैसे सोए, क्या कपड़ा पहने, ये हमारा अधिकार है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा कि मैंने जो आपके सामने आंकड़ों को पेश किया, जिस देश के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर बच्चे अगवा किए जाते हैं, 1 करोड़ जो एबॉर्शंस होते हैं जिस देश के अंदर, आज कल का इंडियन एक्सप्रेस उठा के देख लीजिए, सिक्किम गवर्नमेंट लुभावने वादे कर रहे हैं लोगों को कि जो 1 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उनका खिलाने का, उनको पढ़ाने का और उनको दिगर फैसिलिटीज, यहां तक कि जो प्रेग्नेंट औरत होंगी उनको 1 साल तक छुट्टी दिया जाएगा। कल का इंडियन एक्सप्रेस का खबर है। और आप यहाँ नस्लकुशी कर रहे हैं, और नस्लकुशी कर रहे हैं, हमें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हम वही घिसा पीटा चलाए जा रहे हैं, हम वही वाजो नसीहत किए जा रहे हैं। करिए ना इन सारी टॉपिक्स पर बातें, क्यों नहीं करते हैं? किसने मना किया है? जो अंदर की जो उबाल है, जो अंदर की जो बातें हैं, जो हम हर जगह नहीं कर सकते। आज फोरम फॉर इंडियन सिटीजन्स और आजाद हिंद मंच ने ये मौका दिया हमें, हम अपनी बात को रख सके। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मुझे भी उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इन सारी चीजों को आपके सामने रखूं और आप भी इस पर रिसर्च करें। अगर एजुकेटेड नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसके लिए पीएचडी हासिल करना, इसके लिए बहुत बड़ा डिग्री हासिल करना। अगर आप हाई स्कूल फेल भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रिसर्च करें, उसके बाद लोगों को आप गाइड करें। मैंने तो नहीं लगवाया है, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको दाढ़ी वाले, टोपी वाले और दिगर इस तरह के लोग मिलेंगे, मैंने तो नहीं लगवाया। तो मैंने तो अपने बच्चों को भी नहीं देने दिया, और आपके माशरे के बच्चे की, आपके पड़ोस के बच्चे की, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों की, उनको कौन गाइड करेगा, उनको कौन बचाएगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप नहीं समझेंगे तो बताइएगा कैसे? तो आपको भी समझना उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातें अगर इसमें कुछ सच्चाई है जरा सा भी, तो मेरी बातों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।